नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट है मतलब दरअसल पॉलिटिकल साइंस। और उस पॉलिटिकल साइंस में हम जो एक टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना टॉपिक के रूप में हम आज पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत कर रहे हैं। तो दरअसल देखिए या समझिए आप लोग कि भाई ये राजनीति विज्ञान है या एक राजनीति विज्ञान का टॉपिक है, मतलब राजनीति विज्ञान का टॉपिक है। और राजनीति विज्ञान कहते हैं किसे, मतलब तो ये ध्यान रखना आप चीज। विज्ञान का तो सामान्य अर्थ होता है, मतलब एक तो वो परिभाषा आप रटी रटाई सुनते ही हो कि मतलब प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुस्पष्ट ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जो एक सामान्य, ये तो है विज्ञान वाले लोगों के लिए। अगर आप अपन सभी लोगों के लिए जनरल साइंस के रूप में जो अगर परिभाषा है विज्ञान की, तो ये ध्यान रखना कि इसकी एक सामान्य विशेषता होती है जिसमें सिद्धांतों का निर्माण हो, ठीक है ना। जिसमें सिद्धांत हो उसे क्या कहा जाता है, विज्ञान, मतलब कंसेप्ट हो, मतलब ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, दो चीज होती है, एक तो सिद्धांत होने चाहिए कंसेप्ट, ठीक है ना। साथ ही साथ ये कंसेप्ट सार्वभौमिक होने चाहिए। सार्वभौमिक यानी पूरी दुनिया में समान रूप से लागू होने चाहिए या समान रूप से इनकी वैधता होनी चाहिए, मतलब विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर भारत में अगर किसी H2O का फॉर्मूला या जल का फॉर्मूला H2O है तो फिर वो पूरी दुनिया में इस जल का फॉर्मूला H2O ही होगा। वैसे वैसे राजनीति में अगर कोई सिद्धांत है तो फिर वो पूरी दुनिया में एक तरीका होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो फिर वो विज्ञान बन जाता है, ठीक है ना। और हर एक लोग हर एक विषय को या हर एक विषय के विषय वेता अपने विषय को विज्ञान की तरफ मोड़ना चाहते हैं ताकि इसे उनको सार्वभौमिकता मिले या विस्तार मिले। इसके अलावा देखो एक चीज जैसे राजनीति जैसे अपन खुद ही देख रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बढ़िया मतलब बना है, राज्य और नीति। मतलब तो देखो राज्य के लिए आपको खुद पता है कि इसके तीन मतलब अंग होते हैं या अवयव होते हैं। एक तो भाई भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, ठीक है ना। भूभाग हो, फिर उस पर रहने वाली जनसंख्या हो गई, जनसंख्या नहीं हो तो कोई मतलब नहीं, तो रहने वाली जनसंख्या भी होनी चाहिए या लोग भी होना चाहिए, ठीक है। अब लोग हो, जनसंख्या हो, भूभाग हो और संप्रभुता नहीं हो उसकी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। संप्रभुता यानी सत्ता, मतलब आंतरिक और बाहरी रूप से वो स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर्स कंप्लीट करते हैं कोई भी चीज तो वो राज्य कहलाता है। और दूसरी चीज नीति क्या होती है, अब ये जब राज्य बन जाएगा तो इस पे शासन करने की जो कला या शासन करने का जो तरीका है, मतलब शासन करने का जो तरीका रहेगा वो क्या कहलाता है, नीति। शासन करने का तरीका क्या कहलाएगा भाई, नीति। या जो इस पे शासन करने के लिए जो आपको कानून या नियम बनाने पड़ेंगे वो कहलाती है नीति। और नीति बनाने के लिए आपको या नीति लागू करने के लिए आपको ध्यान है जो जिसमें नीति या नियमों का संग्रह होता है वो कहलाता है संविधान। ये ध्यान रखना, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानूनों का संग्रह होता है जिससे कि किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है उसे हम कहते हैं संविधान। मतलब और संविधान के पहले पेज पर या जैसे कोई भी बुक देखते हो आप और उसके पहले पेज पे जो प्रस्तावना लिखी होती है वैसी चीज है अपनी प्रस्तावना। तो आज हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे तो दरअसल ये टॉपिक ये यहाँ से निकला है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने ये बातें बताई है कि दरअसल ये टॉपिक आया कहाँ से है। तो शासन करने के लिए जनता मतलब संप्रभु राजा होना चाहिए या शासनपत्ति होनी चाहिए। शासनपत्ति के लिए जो एक कानूनों का नियमों का संग्रह होगा जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होगी उनको मतलब संविधान कहेंगे। और उस संविधान या वो संविधान कैसा होगा, उस संविधान के माध्यम से आप किस तरह की शासन व्यवस्था बनाना चाहते हो, किन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हो, वो कहलाती है प्रस्तावना। तो अब हम वापस आते हैं प्रस्तावना पे और प्रस्तावना की परिभाषा बताते हैं। स्क्रीनशॉट दे देना या फिर अपने नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। अब देखो प्रस्तावना दरअसल कहते किसे, मतलब या वो इसमें क्या होता है प्रस्तावना में, तो ध्यान रखना प्रस्तावना में किसी मतलब जो संविधान निर्माता होते हैं या अपनी जो प्रस्तावना की बात करें तो संविधान निर्माता के प्रस्तावना मतलब संविधान को बनाने के उद्देश्य कि भाई इसके उद्देश्य क्या है।
फिर वो भारतीय दर्शन के या जिस देश का वो संविधान होता है उसके वहां के मूल्य क्या है, मूल्यों को जगह दी जाती है, मतलब आदर्शों को जगह दी जाती है, मतलब और महत्वाकांक्षाओं को या आकांक्षाओं को, है ना, एक ही बात है, आदर्शों या फिर महत्वाकांक्षाओं को जगह दी जाती है कि भाई कौन कौन सी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं संविधान के माध्यम से, मतलब ठीक है ना। तो इन सब का जो रूप होता है या जो इन सब को इंक्लूड किए हुए जो चीज रहती है वो क्या कहलाती है, प्रस्तावना। मतलब प्रस्तावना किसी भी संविधान का वह हिस्सा है या वह भाग है जो ये दर्शाता है कि इसमें क्या क्या मूल्य होंगे, क्या आदर्श होंगे, क्या अपेक्षाएं होंगी, क्या इसकी महत्वाकांक्षाएं होंगी और क्या आदर्श होंगे, आदर्श स्थापित हम इस संविधान के माध्यम से करना चाहेंगे, कैसी शासन नीति हम अपनाएंगे। तो एक तरह से ये मतलब प्रस्तावना की परिभाषा है भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, परिभाषा संविधान की यह न होकर प्रस्तावना की है, मतलब ठीक है ना, जिसमें उद्देश्य, मूल्य, आदर्श और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है ना, अब इस संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग नाम दिए गए हैं, इसको अलग अलग उपमाओं से या उपनामों से इसको क्या कहते हैं मतलब बताया गया है। तो वो उपनाम या उपमाएं कौन सी है तो वो देख लो एक बार आप लोग, जो कहीं न कहीं किसी न किसी छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब ठीक है ना, कि प्रस्तावना के उपनाम कौन सा है। तो एक तो सबसे पहला ध्यान रखना आपको इसका उद्देशिका, ठीक है ना, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव, ये एक ही बात है, मतलब या उद्देश्य प्रस्ताव, ये एक ही बात है। दूसरा ये अगला, आप बढ़िया तन्मयता से सुनना भाई, इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ और करवाऊंगा, मतलब ये पक्का मतलब एकदम गारंटी है। और आप अगर इसको लगातार सुनोगे तो बहुत अच्छा समझ में भी आएगा आपको। उद्देश्य क्या या उद्देश्य प्रस्ताव, इस आत्मा, ठीक है ना, एक और ध्यान रखना मूल आत्मा, किसी ने इसको मूल आत्मा भी कहा है। कुंडली, जन्म कुंडली या कुंजी लिख लो पहले आप, पहले कुंजी, कुंडली और जन्म कुंडली, सॉरी कुंजी, जन्म कुंडली और परिचय पत्र। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये इनके उपनाम है, मतलब। तो अब ये देखो, ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये किन किन ने कहा, मतलब कि ये नाम किन किन लोगों ने दिए थे। तो अब देखो ध्यान रखना, ये तो अपना बिल्कुल एकदम आसान सा, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको उद्देश्य प्रस्ताव कहा था या इसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा था। और दरअसल ध्यान रखना आप लोग, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही अपनी प्रस्तावना है। तो ज्यादा यूं डिस्टर्ब भी मत होना कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन से कोई अलग है क्या और ये चीज अलग है क्या, वही उद्देश्य प्रस्ताव की मतलब प्रस्तावना है, ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। जिसका देखो इसमें 8 अनुच्छेद थे, मतलब 8 अनुच्छेद थे। और ये भी एक चीज और ध्यान रखना, ये 22 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर, माफी चाहता हूं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना। और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुई थी, मतलब 1947 को ये पास हुई थी। इस पे कुल मिलाकर 7 दिवस या 7 दिन इस पर चर्चा हुई थी। और इसका जो वाचन किया गया था, ठीक है ना, वो किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना, एस राधाकृष्णन के द्वारा, ठीक है। एक तो ये चीज, मतलब अब आत्मा किसने कहा भाई, मतलब कि ये संविधान की जो जैसे है ना कि अपने आत्मा है, तो ये ध्यान रखना आपको 3 लोगों ने कहा था, मतलब ठाकुरदास भार्गव, JL नेहरू, इन्होंने भी कहा था भाई, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और MP पायली,
तो इन 3 लोगों ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा। मतलब तो ये 3 लोग तो वो है जिन्होंने संविधान की आत्मा कहा था, उद्देश्य प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना को ध्यान रखना। मतलब मूल आत्मा, तो मूल आत्मा एक स्पेशल पर्सन है, मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इनको मूल आत्मा कहा था। मतलब ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब हिदायतुल्लाह ये पर्सन थे जिन्होंने मूल आत्मा कहा था। अब कुंजी किसने कहा था भाई, तो ध्यान रखना पहले आपको परिचय पत्र बता देते हैं कि परिचय पत्र किसने कहा था। तो ध्यान रखना परिचय पत्र एन पालकीवाला ने कहा था, एन पालकीवाला ने कहा था। और जन्म कुंडली के एम मुंशी, मतलब कन्हैयालाल माणिक्यलाल, मतलब जैसे था ना नाम उनका पूरा नाम, तो के एम मुंशी ने इनको मतलब प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था और कुंजी कहा था बारकर ने। तो ये चीजें आप एक बार थोड़ी सी याद रखना, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं मतलब, ठीक है ना। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो ये जैसे उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। स्मार्ट आर्टिकल थे, 7 दिवस पे चर्चा हुई थी। मतलब ये इसका मतलब ये इतना जो लंबा गैप है वो पूरे पे नहीं थी, चर्चा सिर्फ 7 दिन ही हुई थी इस पे। इसके वाचन जो किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव का या उद्देशिका का वो एस राधाकृष्णन ने किया था। मतलब ध्यान रखना आत्मा 3 लोगों ने कहा था, मूल आत्मा, फिर कुंजी, फिर जन्म कुंडली, फिर परिचय पत्र और ये चीज। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि अपने जो संविधान सभा या जैसे प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का आधार क्या था, मतलब प्रस्तावना कहां से आई, कभी पूछ ले आपसे मतलब कि भाई ये प्रस्तावना आई कहां से, मतलब या इसके कौन से स्रोत है, हमने कहां से ली है। तो ध्यान रखना इसके जो आधार हैं ये कौन से थे, या प्रमुख आधार कौन सा है, अन्य आधार कौन से है। तो ध्यान रखना आप लोग प्रमुख आधार कभी भी पूछ ले इसका, तो ये अपना उद्देश्य प्रस्ताव ही रहेगा, ठीक है ना, या उद्देश्य का ही रहेगा। ध्यान रखना पे या उद्देश्य का या फिर उद्देश्य प्रस्ताव ही रहेगा। मतलब अब अगर नेक्स्ट उद्देश्य प्रस्ताव रहेगा। दूसरी चीज ध्यान रखना, हमने ये प्रेरणा कहां से पाई कि ऐसे होना चाहिए हमारे संविधान में, मतलब ये तो ध्यान रखना ये अमेरिका के संविधान से हमने लिया था। मतलब कंसेप्ट जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया था, मतलब अमेरिका के संविधान से। तो ये भी ध्यान रखना अमेरिका के संविधान से हमने लिया था, या विचार या कंसेप्ट सिद्धांत हमने वहां से लिया था। और तीसरी चीज जो भाषा शैली मतलब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। तो ध्यान रखना तीसरी चीज आएगी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान रखना विचार या कंसेप्ट तो हमने लिया था अमेरिका के संविधान से, और भाषा शैली ये जो शब्द है मूल्य आदर्श ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए थे। और एक चीज लास्ट कि जो अपनी प्रस्तावना की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से, तो ये जो हम शब्द आ रहा है तो यहीं पे 2 चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ ना, वैसे चलो नेक्स्ट पे करूंगा लेकिन एक चीज क्लियर यहीं पे कर देता हूँ कि ये जो हमने हम शब्द है ना ये यूएनओ के चार्टर से लिया था, यूएनओ के चार्टर से। तो ये हम शब्द हमने यूएनओ के चार्टर से लिया, मतलब ठीक है। और ये यूएनओ का चार्टर हुआ था सैन फ्रांसिस्को नगर में, मतलब सैन फ्रांसिस्को नगर में, मतलब फ्रांसिस्को नगर में, मतलब जिसमें भारत से भी 3 प्रतिनिधि गए थे। मतलब तो एक तरह से हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो अपनी प्रस्तावना है उसकी परिभाषा क्या है, और हमारी प्रस्तावना को किन किन नामों से या उपनामों से जाना गया है, और साथ ही साथ हमारी जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है। अब देखो इन तीनों में से अगर कभी सवाल आ जाए कि भाई सबसे ज्यादा ये तीनों चारों दे दे सॉरी, और पूछ ले कि जो मुख्य आधार कौन सा है, तो मुख्य आधार ध्यान रखना उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव को ही माना जाएगा।
अब आप चाहो तो भले लिख लो वैसे, या अपने क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको साफ करता हूं और अगला टॉपिक लेते हैं इस पे। अब देखो, एक दो छोटे लोग, छोटे तो क्या भाई, जैसे बड़े ही है मेरे से तो और आपसे भी, ठीक है ना, उन्होंने भी प्रस्तावना के बारे में कुछ जैसे ये उपनाम दिए थे या कुछ वर्ड या कोटेशन कहे थे, तो उनको कोटेशन को भी एक बार आप लिख ही लो या फास्टली मतलब रिवाइज कर लो या रिकॉल कर लो। मतलब एक थे गजेंद्र गढ़कर, ठीक है ना, गजेंद्र गढ़कर भाई, एक तो थे गजेंद्र गढ़कर। तो उन्होंने ये कहा था भाई कि जहां भी संविधान मतलब संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी अगर कुछ है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी अगर है, संविधान निर्माताओं को मस्तिष्क से समझने की कुंजी अगर कोई है, तो वह मस्तिष्क को समझने की कुंजी प्रस्तावना है, तो समझने की कुंजी प्रस्तावना है। तो एक तो ये कभी कोटेशन कभी पूछ ले आपसे या आ जाए ना एग्जाम में, समझने की कुंजी प्रस्तावना है, समझने की कुंजी है, ठीक है ना। एक तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज सुभाष कश्यप सर की, ये जो ये कोटेशन इनका भी फेमस है, सुभाष कश्यप सर का, जिनकी बुक्स भी चलती है बहुत सारी, हमारा संविधान मतलब करके सुभाष कश्यप सर। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई अगर संविधान शरीर है, संविधान अगर शरीर है, संविधान अगर शरीर है, संविधान अगर शरीर है, संविधान अगर शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ध्यान रखना। तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। तो ये दो कोटेशन आपको थोड़े से और याद रखने हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना, कहीं पे हो सकता है पूछ ले मतलब, ठीक है। तो ये दो चीजें कि भाई गजेंद्र गढ़कर के द्वारा क्या कहा गया था कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है प्रस्तावना, और जो सुभाष कश्यप जी ने कहा था कि संविधान अगर शरीर है तो फिर जो अपनी प्रस्तावना है वो उसकी आत्मा है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब हम जो इसके और अलग पॉइंट्स हैं या नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, तो मतलब उसकी बात करते हैं, मतलब हम कि प्रस्तावना के माध्यम से क्या क्या इसके जो चार एलिमेंट्स है, जो मुख्य तत्व है या जो मुख्य आधारभूत तत्व है, वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, इसके चार तत्व है, जो प्रस्तावना है इसके चार तत्व है भाई। तो ये चार तत्व कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं अभी या फिर बता रहा हूं मतलब, ठीक है ना। तो ये चौथा तो एकदम तिथि है या छोटा सा है, चौथा तो है अपनी तिथि। पहला है वो भी छोटा सा ही है, स्रोत, ये स्रोत। तीसरा या दूसरा है अपना शासन की मतलब प्रकृति, शासन की प्रकृति, ठीक है ना, और या स्वरूप, ये भी आ जाए कहीं पे तो वो भी एक ही बात है, ठीक है ना, प्रकृति या स्वरूप। और तीसरा है थोड़ा सा, दूसरा तीसरा थोड़ा अच्छा है, ये है उद्देश्य, कि मतलब प्रस्तावना के उद्देश्य क्या क्या है। तो देखो पहली चीज तो ये कि जो अपनी प्रस्तावना का जो स्रोत है, तो ये ध्यान रखना, प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, हम यानी भारत की जनता। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना का स्रोत या सत्ता का अंतिम स्रोत या सत्ता किसमें निहित है, तो ध्यान रखना भारत की जनता में, मतलब यहाँ के लोगों में, क्योंकि यहाँ के लोग ही किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, शिक्षा मंत्री बनाते हैं, और यहाँ के लोग ही किसी को वापस रोड छा बना देते हैं। तो यहाँ जो अपना सत्ता का ये सवाल ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, मल्टीपल बार, बहुत इजी है लेकिन बहुत बार पूछा गया सवाल है कि जो सत्ता का स्रोत है वो कौन सा है। और फर्स्ट ग्रेड का तो ये बहुत बार सवाल आया हुआ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अपने। तो सत्ता का अंतिम स्रोत है ना, या सत्ता का स्रोत, ये भी ध्यान रख लेना, प्रस्तावना का भी और सत्ता का स्रोत भी ध्यान रखना। कौन है भाई, जनता, सत्ता का स्रोत जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ये चीज। अब देखो
प्रकृति या स्वरूप, मतलब कि जो शासन का स्वरूप है या शासन की जो प्रकृति है वो कैसी होगी या वो स्वरूप कैसा होगा, तो वो देखो आप लोग एक बार, शासन का स्वरूप, ठीक है। तो शासन का स्वरूप, तो वो चीज आप देख लो। आपको वैसे याद हो गई होगा। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। दूसरा कौन सा कैसा होगा स्वरूप? समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या पंथ निरपेक्ष भी है ना, गणराज्य या गणतांत्रिक, गणराज्य। तो ये तो होगा अपने यहाँ शासन का स्वरूप, ठीक है ना। 5 शासन के स्वरूप पत्तियां दी गई है और वो इसी सीक्वेंस से दी गई है, तो आप इसको इस सीक्वेंस से भी याद रखना, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष पूछे तब भी मतलब क्या कहते हैं, यही चीज होगी, मतलब ठीक है ना। धर्म बड़ा हिस्सा होता है और पंथ उसका एक छोटा पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। मतलब अब देखो उद्देश्य क्या, मतलब तो उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। एक तो न्याय स्थापित करना, ठीक है। दूसरा भाई स्वतंत्रता, तीसरा क्षमता, और चौथा बंधुता। तो ये चीजें उद्देश्य है अपने प्रस्तावना का या फिर संविधान का, ठीक है ना। तिथि, तिथि वही जो लागू होने की तिथि है वो तो देख लो आप, 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 है। एक चीज और ध्यान रखना यहीं पर, मतलब आपको बता देता हूं मैं कि एक भारतीय तिथि का भी उल्लेख किया गया है, तो उस तिथि को भी याद रखना। एग्जाम में जब भी पूछी जाएगी तो वही पूछी जाएगी अगर तिथि के रूप में, तो ध्यान रखना मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सप्तमी विक्रम संवत 2006। तो ऐसे मतलब इस तिथि को भी उल्लेख किया गया है कि संविधान या अपना लागू कब होगा, तो वो तिथि जो बताई गई है वो ये चीज बताई गई है। जो उद्देश्य बताए गए हैं ये उद्देश्य बताए गए हैं, और जो अपने शासन का स्वरूप या प्रकृति बताई गई है वो ये चीज है, और जो स्रोत बताया गया है वो ये चीज है। तो अब देखो न्याय, न्याय में भी वापस 3 न्याय का उल्लेख किया गया है, तो वो 3 न्याय आप क्या कहते हैं एकदम आसानी से याद रख सकते हो कि सचिन की बेटी का नाम क्या है भाई? सारा, ठीक है ना, सारा। तो आप उससे याद रख सकते हो, मतलब 3 सा आ रा, अब इसमें आ साइलेंट, आ की मात्रा। तो सामाजिक, सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब देखो स्वतंत्रता है तो ये 5 प्रकार की है भाई। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। तो ये भी ध्यान रखना आप, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है भाई। तो वो 5 प्रकार की कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। पांचों की हमें स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। अब समता कौन कौन सी है भाई? तो समता आप ध्यान रखना, मतलब समता के रूप में हमारे पास समता यानी समानता, मतलब तो समता 2 है, मतलब तो ये भी ध्यान रखना थोड़ी सी आप कि समता एक तो प्रतिष्ठा की समता या समानता,
और एक अवसर की समता, ठीक है ना, एक अवसर की समता मतलब, ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की, और बंधुता यानी सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो एक तरह से आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी अभी कि हमारी जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य क्या क्या है, या हम उसके माध्यम से क्या चीज स्थापित करना चाहते हैं, या हमारे क्या क्या टारगेट्स है, क्या क्या गोल्स है। तो सत्ता का स्रोत पूछे तो जनता है, जैसे शासन का स्वरूप या प्रकृति पूछे तो वो अपनी क्या कहते हैं, मतलब कि 5 प्रकार के शासन पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाहरी मामलों में, आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से क्या कहते हैं कि स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाहरी मामलों में, ठीक है ना, आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो। मतलब तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण कब बना था, मतलब तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को, मतलब ये ध्यान रखना, ये तिथि भी है थोड़ी सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। जो आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो, आजाद हो, फ्री हो, ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश या ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, क्या कहते हैं, मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण। समाजवादी, मतलब समाजवादी का मतलब ये है कि जो शासन की पद्धति होगी उसका उद्देश्य लोकहित होगा, जनहित होगा, न कि निजी हित होगा, और जो अपने सार्वजनिक संसाधन है उन पे नियंत्रण मोस्टली सरकार का होगा, न कि व्यक्ति वर्ग का होगा। पूंजीपति शासन पद्धति में या पूंजीवाद में व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है और सरकार रेगुलेशन का कार्य करती है। मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्मनिरपेक्ष पाश्चात्य कल्चर से हमारे यहाँ थोड़ा सा भिन्न है। पाश्चात्य कल्चर में ये दिया जाता है कि वह न्यूट्रल रहा जाता है कि भाई धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं, आप कोई भी धर्म अपनाओ, लेकिन अपने यहाँ समान संरक्षण दिया गया है, सबको साथ, मतलब न्यूट्रल न रहकर सबको सुविधाएं दी गई है। हम जैसे हिंदुओं के पर्व की भी छुट्टी रखते हैं, ईसाइयों की भी रखते हैं, मुस्लिमों को भी रखते हैं, उनको भी सबको फंडिंग करते हैं, सबके मेले वेले करवाते हैं, सब चीजें करवाते हैं, उर्स वगैरह सब चीजें। तो धर्मनिरपेक्ष वगैरह, ठीक है ना। लोकतांत्रिक यानी हमारे यहाँ जो शासन करता है, जो शासन राज्य पर, वो प्रतिनिधित्व टाइप का शासन है, और प्रत्येक पद्धति के द्वारा जनता चुनकर भेजती है, वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पार्षद, सरपंच वगैरह बनता है, और वो शासन नीति चलाता है, यहाँ पर शासन करता है। गणराज्य यानी जो सब किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति है, अपने यहाँ राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत न होकर अपने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर, मतलब अप्रत्यक्ष पद्धति से चुनकर, निर्वाचित होकर उस पद पर पहुंचता है और उस पद को धारण करता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है अप्रत्यक्ष पद्धति के निर्वाचन के द्वारा, मतलब इसीलिए हम क्या कहते हैं, गणराज्य है। सामाजिक न्याय वाला, सामाजिक न्याय मतलब समाज में कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखा जाएगा जाति धर्म लिंग के आधार पर। आर्थिक यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय अपनाने की छूट होगी। राजनीतिक रूप से सबको अधिकार, वोट देने का अधिकार होगा, मतदान देने का अधिकार होगा, और खुद को खड़ा होना, मतलब वो वोट जीतना, राजनीति में भाग लेना, उसका अधिकार होगा, मतलब ठीक है ना। और देखो एक जैसे है ना, ये शब्द आया था अपने यहाँ की, मतलब वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, तो भारत में भी ये SR बोबोईवाद मैटर आया था, SR बोबोईवाद, ठीक है ना। इसके बाद इसकी और ज्यादा पुष्टि हुई थी 1993 के द्वारा, है ना, 1993 के द्वारा। कभी आता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्षता से संबंधित है ना, SR बोबोईवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। और स्वतंत्रता, किसी अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये सभी तभी तक है जब तक कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुकूल ना हो, और दूसरे की स्वतंत्रता या एकता या अखंडता या उनके विचारों को ठेस न लगे, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना भाई, ये पूर्ण रूप से नहीं है। विचार आपकी कुछ भी अभिव्यक्ति हो, धर्म कोई भी अपनाने की हो, कोई भी किसी भी चीज में फेल रखने की हो, उपासना किसी भी पद्धति से करने की हो, ये सब आपको स्वतंत्रता है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की आपको समानता दी गई है। बंधुता, सब मिलजुल कर रहो, ठीक है ना। और ये लागू करने की तिथियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। अब जैसे आप देखो, ध्यान रखना, मतलब कि ये मिटा देता हूं मैं, फिर कुछ चीजें और लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अब देखो, अब कुछ छोटी सी मोटी चीजें रही है, मतलब मोटी तो करवा दी, वैसे छोटी चीजें रही है, तो छोटी चीजों के लिए 5-10 मिनट का और वेट कर लो, फिर अपन इस टॉपिक को खत्म करते हैं बहुत जल्दी। मतलब तो देखो,
एक चीज और ध्यान रखना भाई, प्रस्तावना में जो कुछ पॉइंट्स है या फैक्ट्स है, मतलब प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है, तो भारत शब्द कितनी बार आया हुआ प्रस्तावना में, तो ये भी ध्यान रख लो आप, भारत शब्द 2 बार आया हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है ना। देखो प्रस्तावना में व्यक्ति भी आया हुआ है, लोग भी आया हुआ है, ठीक है ना, और नागरिक शब्द भी आया हुआ, तो ये भी चीज एक तरह से याद रखना। ये तीनों शब्द भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित किए गए हैं। प्रस्तावना में अब तक संशोधन कितनी बार हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि भाई संशोधन कब हुआ और कितनी बार हुआ। तो संशोधन हुआ कितनी बार है, तब तो आप ध्यान रखना कि संशोधन 1 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है भाई, 1 बार हुआ है, अब तक 1 बार हुआ है। कब हुआ भाई, तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था 1 बार, ठीक है ना, 1976 के भाई। उस टाइम पीएम कौन था, तो पीएम इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी आईजी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन था भाई, प्रेसिडेंट कौन था, तो ध्यान रखना उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद थे, मतलब फखरुद्दीन अली अहमद थे, मतलब फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। एक चीज और ध्यान रखना, मतलब है ना, जैसे इनके नाम पे सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने का रिकॉर्ड भी है, मतलब है ना, अध्यादेश 51 के करीबन सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने का रिकॉर्ड रखने वाले राष्ट्रपति भी फखरुद्दीन अली अहमद थे, मतलब ठीक है ना। और ध्यान रखना, मतलब राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करता है तब उसका आर्टिकल 1, 2, 3 होता है, और राज्यपाल जब भी आर्टिकल जारी करता है, मतलब राज्यपाल को भी राज्य स्तर पर, ठीक है ना, राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची, अगर केंद्र ने पहले कानून नहीं बनाया हो तो उस पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, तो वो 2, 1, 3 होता है, क्योंकि राष्ट्रपति पहले आता है तो 1 नंबर लगता है, और राज्यपाल 2nd नंबर आदमी है, तो ये 2, 1, 3 मतलब आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है। अब जो खास काम की बात की सर क्या कहते हैं कि मतलब ये जो अध्यादेश या जो करेक्शन किया गया था उसमें क्या किया गया था, मतलब ये जोड़ा किया गया था, तो ध्यान रखना आपको, एक कहीं पे आपने स्पा या सैलून सेंटर देखा होगा, बाल काटने वाले स्पा मतलब सैलून सेंटर, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द, ठीक है ना। समाजवादी पहले नहीं था वही शब्द, है ना, समाजवादी, यस, है ना, पंथ निरपेक्ष या वो धर्म निरपेक्ष, है ना, एक ही बात है, मतलब पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द ये जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये 3 शब्द इसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, और अभी तक अपने प्रस्तावना में 1 ही बार संशोधन हुआ है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब देखो ये जो चीजें होने के बाद हम कुछ वाद या विवाद पढ़ते हैं, मतलब कि वो कौन कौन से वाद या विवाद हैं। अगर आपको इसका कोई लिखना है, करना है तो कर लो, वरना फिर इसको हम लोग हटाते हैं। मतलब कि 2-3 वाद हुए थे, वो तिथि बता देते हैं आपको, या मतलब बात बता देते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, मतलब इसका कि देखो है ना, अवसर की समता या वो अवसर की समानता, अवसर की समानता, अपना इस शब्द का उल्लेख अपनी प्रस्तावना में भी हुआ है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 16 मतलब है ना, जो अपना मौलिक अधिकार है, उसमें भी अवसर की समानता का उल्लेख है, मतलब है ना, मौलिक अधिकारों में भी। एक जो बंधुता शब्द है, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों में एक जो अपना बंधुता शब्द है, इसका उल्लेख प्रस्तावना में भी हुआ है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, प्रस्तावना और मौलिक कृतियों में भी हुआ है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। मौलिक कर्तव्यों में भी हुआ है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी छोटी छोटी है, वो आप लोग याद रखना, मतलब कि मतलब मौलिक कर्तव्यों में भी इसका उल्लेख हुआ है। मतलब अब 2 वाद है और फिर ये टॉपिक खत्म है, मतलब ठीक है ना। देखो जो 2 वाद है वो कौन कौन से थे, मतलब तो एक तो बैरूवाड़ी वाद है, फिर अपना प्रस्तावना वाला टॉपिक ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो एक तो ध्यान रखना बैरूवाड़ी वाद है, मतलब बैरूवाड़ी वाद 1960, ठीक है ना। बैरूवाड़ी वाद ये भाई पाकिस्तान का हिस्सा था, जगह थी अभी अफगानिस्तान, अरे सॉरी बांग्लादेश में चली गई। तो बैरूवाड़ी वाद 1960, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था कि भाई प्रस्तावना, एक ही पॉइंट ज्यादा काम का है यहाँ पे कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है भाई, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये ध्यान रखना भाई, संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ये जो बड़ा काम का पॉइंट है, मतलब संविधान का अंग नहीं है मतलब। और दूसरी चीज ये कि भाई जब भी जहां पर भी अपने क्या कहते हैं, मतलब कि संविधान के जो भी कोई क्लोज है या कोई भी आर्टिकल्स आपको संविधान के अनुच्छेद अस्पष्ट लगेंगे या संविधान के तथ्य कुछ भी चीजें संविधान अस्पष्ट होगा, वहां पर अस्पष्ट होगा, वहां पर प्रस्तावना अस्पष्ट होगा, वहां पर प्रस्तावना को आधार माना जाएगा, प्रस्तावना आधार माना जाएगा, है ना। मूलभूत ढांचा मतलब आधार माना, प्रस्तावना आधार मानी जाएगी। तो ये इस फैसले का प्रमुख पॉइंट था, मतलब तो ये एक चीज ध्यान रखना, मतलब ये। और अब अगला है, अगला वाद या अगला विवाद जो भी है वो है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार, केरल सरकार, और ये वाद है अपना 1973 का, ठीक है, 1973 का। अभी केशवानंद भारती जी का हाल ही में 2020 में निधन हुआ भाई, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा कि प्रस्तावना संविधान का अंग, पहले तो कहा नहीं है, फिर कहा कि अंग है, मतलब कि यस अंग है, यस प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरी चीज ये मतलब क्या कहते हैं, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो संविधान की मूल भावना या मूल ढांचे में से जो है, मूल ढांचा उसमें या अवधारणात्मक जो ढांचा है उसमें संशोधन आप नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और मतलब ये जो प्रस्तावना है वो वाद योग्य और न्याय योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना, वाद या न्याय योग्य नहीं है, मतलब तो योग्य नहीं है। तो बस ये जो चीजें थी वो अपनी प्रस्तावना के अंतर्गत सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब और आपका कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम का किसी भी लेवल का नहीं छूटेगा। लेकिन एक दो चीजें और है, मतलब जो मैं बता देता हूँ, 3 शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं प्रस्तावना में अपने, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको एक बार। तो वो ये है कि आपने पढ़ा होगा, देखो अंगीकृत है ना, अंगीकृत, एक तो अंगीकृत आता है, एक आत्म अर्पित आता है ना, और एक अधिनियमित आता है, अधिनियमित कि फलानी तारीख को अधिनियमित करते हैं। तो अधिनियमितता मतलब तो सीधी सी बात ये होता है भाई, कानून लागू करना, मतलब है ना, कानून को लागू करना मतलब अधिनियमित करना, मतलब ठीक है ना। आत्म अर्पित यानी स्वयं को सौंपना, है ना, स्वयं पर लागू करना, स्वयं को समर्पित करना, स्वयं को समर्पित करना। और अंगीकृत यानी अपनाना, ठीक है ना, या फिर स्वीकारना। तो कभी कभी ऐसे कोई शब्द भी आ जाए तो आपको ये चीजें भी याद रखनी चाहिए। मतलब प्रस्तावना शब्द या प्रस्तावना एक तरह से पूरी हुई है, कोई पॉइंट्स नहीं छूटे इसमें से कहीं से भी किसी भी एग्जाम के लिए। और इस टॉपिक को एक बार आप पूरा कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर मतलब और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो और मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, जो भी अपने पंचायती राज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी वगैरह सभी के वीडियो और सब्जेक्ट्स के भी वीडियो लेकर आपके सामने आऊं। सुनने के लिए, देखने के लिए, दोस्तों के बीच में साझा और शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत।